बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम जो है वो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और इसमें जो है वो हमने फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सबसे पहले इसमें याद रखना है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और देखो जी, ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, इट्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू, हम कहते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन द alternating EMF। सो ऑल्टरनेटिंग EMF जो है उसको कहते हैं ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आता है। सो ये जो है वो जी ऑल्टरनेटिंग EMF की बात करते हैं। अब यहाँ से दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि अक्सर मल्टीपल चॉइस में जो है वो हमारे पास आते हैं। नंबर वन जो है, ट्रांसफार्मर जो है फॉर्मर इज यूज जो है, जस्ट यूज है, ओनली, बल्कि यूज जो है वो यूज करते हैं, ओनली वर्क्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। ये सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैंने कहा ऑल्टरनेटिंग EMF, सो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज होता है। सेकेंडली जो है वो याद रखना है, ट्रांसफार्मर जो है पॉइंट जो है कैन नॉट स्टेप अप और डाउन पावर लेवल। तो पावर लेवल जो है वो इसको स्टेप अप या स्टेप अप डाउन करने के काम नहीं आता है। इट कैन जस्ट जो है वो स्टेप अप स्टेप डाउन जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट और EMF को चेंज कर सकता है, लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट जो है वो क्या होता है, पावर, तो वो कांस्टेंट रहता है। अगर देखिए ना, वोल्टेज अब बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे करंट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। सो इट वर्क्स ऑन द फिनोमेना, हम कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी जो है कुछ इस तरह से होता है ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कहता है जी कि हमारे पास जो है वो इस तरह से इसका एक फ्रेम होता है और इसके ऊपर जो है वो हम कपलिंग कर देते हैं प्राइमरी कॉइल के और सेकेंडरी कॉइल की। सो प्रैक्टिकली जो है वो प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल दे आर कपल्ड सो क्लोज टू ईच अदर कि उनमें ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दोनों में सेम हो। अच्छा कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्राइमरी कॉइल है और कौन सी सेकेंडरी कॉइल है? देखो, जो प्राइमरी कॉइल होती है वो हमेशा याद रखना है AC मेन के साथ अटैच होगी। जो प्राइमरी कॉइल होगी उसको हम AC मेन के साथ कनेक्ट किया होता है, तो डेट इज कनेक्टेड टू AC मेन। और जो सेकेंडरी कॉइल है उसको आम तौर पर लोड के साथ अटैच किया होता है। लोड जो है वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा होता है, जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है, उसको हम लोड कहते हैं। तो जो कॉइल लोड के साथ अटैच होगी वो सेकेंडरी कॉइल, और जो AC मेन के साथ अटैच होगी वो आपकी जो है वो प्राइमरी कॉइल होगी। सो कहते हैं जी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल जो है दे आर कपल्ड so close to each other, इतना क्लोज उनको कपल करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बिल्कुल जो है वो क्लोज कपल करते हैं, सो डैट जो है टू ईच अदर, सो चेंज इन फ्लक्स जो है इन बोथ कॉइल जो है वो हम कहते हैं जी अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या होगा, सेम होगा। सो इनको इतना ज्यादा जो है क्लोजली जो है वो कपल किया जाता है कि अगर जो है वो प्राइमरी कॉइल में जो है वो फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिकली फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग EMF आपको दे रहे हो। ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है? चेंजिंग करंट। अब जाहिर है वो कंटिन्यूसली जो है वो वेरी कर रहा है विद टाइम जो ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें जो है वो EMF इंड्यूस हो जाएगी।
और ज़ाहिर है ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगी, जो कि करंट चेंज हो रहा है और कंटिन्यूसली चेंजिंग करंट जो है वो इसमें चेंज इन फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस कर देगा और चेंजिंग फ्लक्स जो है वो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा। सो नेक्स्ट जो है इसमें कहता है कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन, कहता है किसी किस्म का कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, जो है इनमें किसी किस्म का कोई जो है वो मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता, बट दे आर, उनके दरमियान जो लिंक होता है बेसिकली, कहता है कि दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। ठीक है जी। तो उसमें होता यह है कि एक कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरी कॉइल में भी जो है वो उसमें फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ तक उसमें क्रॉस कर जाती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वो दोनों कॉइल्स एक दूसरे से लिंक्ड होती है, उनमें किसी किस्म का जो है वो मैकेनिकल कनेक्शन नहीं होता। तो जो इस प्राइमरी कॉइल के क्रॉस जो है वो फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही जो है वो सेकेंडरी कॉइल का क्रॉस चेंज होता है। सो वो जो है वो हम नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके ईएमएफ जो है उसको अप या डाउन कर लेते हैं। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जो ट्रांसफार्मर है वो कुछ यूँ होती है और इसमें जो है वो इस तरह से दो लाइंस होंगी और ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो है वो आयरन कोर ट्रांसफार्मर जो है आमतौर पर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ट्रांसफार्मर जो है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो सिंबॉलिकली जो है इसको सर्किट्स में हम इस तरह से इसको वहां पे ड्रॉ करते हैं। अच्छा बेटा, ये जो है वो आयरन कोर ट्रांसफार्मर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। समटाइम्स मैंने एक और इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर है अगर उसमें इस तरह से सिंपल गिवन हो, दो कॉइल्स जो है वो इस तरह से सिंपल गिवन है, तो हम कहेंगे ये एयर कोर्ड ट्रांसफार्मर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो है वो आयरन कोर कुछ हमारी बुक में गिवन है, आयरन कोर जो है वो ट्रांसफार्मर गिवन है, तो उसकी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और अगर जो है वो मतलब एयर कोर बीच में ये लाइंस ना हो तो हम कहेंगे कि एयर कोर ट्रांसफार्मर जो है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो क्या होते हैं। और इसमें देखें बड़ा सिंपल है क्या दोनों तरफों के जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। सो जितना चेंज इन फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में होता है उतना ही चेंज इन फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल में हो रहा होता है। सो इसमें अगर गौर से देखें तो दो तरह के हमारे पास ट्रांसफार्मर होंगे, स्टेप अप और दूसरे को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके जी, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसमें जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इन द प्राइमरी जो है वो कम होंगे, ठीक है जी, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल जो है वो ज़्यादा होंगे। तो ये हम कहेंगे कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और इसमें हम कह रहे हैं जी नंबर ऑफ टर्न्स लेट्स से इन द प्राइमरी, इसको कह देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। सो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि अगर हम कहें कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू प्राइमरी, इसको कहते हैं टर्न रेशो। अगर टर्न रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसी तरह से अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है इन द प्राइमरी कॉइल जो है वो ज्यादा हो जबकि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इन द सेकेंडरी कॉइल जो है वो कम हो, तो फिर हम कह देते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी या हम नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, इन अदर वर्ड्स जो टर्न रेशियो है, क्योंकि जब भी वर्ड टर्न रेशियो आता है तो इट इज यूजुअली नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू प्राइमरी हमने लेने हैं। सो इसमें हम कहेंगे इन द प्राइमरी
इज लेस देन 1 हो तो फिर हम कह देते हैं कि ये कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है जी। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें जो फॉर्मूला है वो दो हमारे पास में बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कौन कौन से जी? यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स के लिए हमने यूज कर रहे हैं, एक ये है कि जो टर्न रेशो, यहाँ जब भी वर्ड आपका ना टर्न रेशो आएगा किसी भी न्यूमेरिकल में, अंडरस्टूड है तो आपने कहना नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। ठीक है जी। तो दो फॉर्मूले यहाँ से आपने ड्राइव किए थे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। नंबर 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी किसके इक्वल होता है जी? इज इक्वल टू Vs वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल ओवर जो है वो Vp। और सिमिलरली आपने फिर दूसरा फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया था Ns जो है ओवर Np इज इक्वल टू हम कहेंगे Ip ओवर Is। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। इसका मतलब है इनको एक साथ हम दोनों को लिख लें तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू प्राइमरी इज इक्वल टू Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ip ओवर Is। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ टाइम्स है, ये आपके काम आ सकता है डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। और उसमें जो है वो हमें यहाँ पर ज़ाहिर है टर्न रेशो फाइंड करने के लिए आ सकती है। अब वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, करंट अक्रॉस प्राइमरी, करंट अक्रॉस सेकेंडरी, और एक और यहाँ पर इसके साथ ना एक कॉम्बिनेशन जो है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले के साथ एक और सिंपल चीज़ है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ भी अप्लाई हो सकता है। तो वो जो है वो ज़ाहिर है जो इनपुट है उसके अक्रॉस हमारे पास जो है वो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी जो है वो क्या होगी? IP RP, यानी प्राइमरी हो सकता है कॉइल की रेजिस्टेंस गिवन हो। इसी तरह से जो है वो अक्रॉस सेकेंडरी जो है वो IS इंटू RS, क्योंकि अक्सर हमें लोड रेजिस्टेंस गिवन होती है तो यहाँ ओहम्स लॉ जो है वो यूज हो सकता है। अक्सर जो है ये आपको वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी जो है वो स्पेशली IS इंटू RS के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो ओहम्स लॉ जो है वो भी यहाँ पर हो सकता है कि आपको गिवन हो, क्योंकि ये तो प्राइमरी कॉइल तो डायरेक्टली इनपुट होती है ना, डायरेक्टली गिवन होती है आमतौर पर। तो ये तो इनपुट होती है डायरेक्टली गिवन, तो आउटपुट जो है वो आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो। Vs इज इक्वल टू IS इंटू RS। तो ये वाला फार्मूला भी बहुत हेल्प करेगा आपको along with the combination of these formulas in solving the numericals regarding जो है वो ट्रांसफार्मर। ओके बेटा, अब इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपसे कहा जाए टर्न रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 50, आपको टर्न रेशियो की बता दी है। अब टर्न रेशियो जहां भी आपको वर्ड आएगा आप समझ जाएं कि ये NS ओवर NP की बात कर रहा है। टर्न रेशियो इज 50 और कह रहे हैं जी उसको हमने जो इनपुट दी है वो 220 वोल्ट दी है, तो अप्लाई टू प्राइमरी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी हमें बतानी है कि क्या होगी। अच्छा, अब देखो को वोल्टेज जो है वो क्रॉस सेकेंडरी टू वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी किसके इक्वल होता है? NS ओवर NP। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस हमने सेकेंडरी फाइंड करनी है। Vp जो है वो प्राइमरी वोल्टेज जो है वो कितनी? 220 इज इक्वल टू टर्न रेशियो NS ओवर NP कितनी बताई हुई है? 50। इट मीन्स यहाँ से हमें Vs फाइंड करना है, तो डेट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 220। तो ये आपके पास टर्न रेशियो जो है वो आप देखें टर्न रेशियो ग्रेटर देन 150 है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। सो कई दफ़ा ये भी पूछा जाता है ये ट्रांसफार्मर कौन सा है और वोल्टेज भी फाइंड करके बताएं, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है चूँकि NS ओवर NP ग्रेटर देन 50 है। जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 2 10 और 1 कैरी होगा, 5 2 10 और ये क्या हो जाएगा 11। तो इसका मतलब है आपके पास आंसर जो है वो 11 जो है वो 1000 जो है वो वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो इसमें बेसिकली जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जिसमें आपने जो है वो आपके वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना होती है। सिमिलरली जी अगर आप देखें सेकंड क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, खुद ही उसने बता दिया एज यूज अक्रॉस 120 लाइन, तो ये आपको जो है वो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी बता दी। टू प्रोड्यूस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी जो है वो आपको 240 बता दी। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है।
प्राइमरी कॉइल में कहता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स 100 है तो सेकेंडरी के बताएं। सो इसमें हम यूं इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी ओवर प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज और सेकेंडरी ओवर प्राइमरी। अब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी हमने फाइंड करने हैं, प्राइमरी के कितने बताए 100, वी एस जो है वो कितनी है 240 ओवर जो है वो 120। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी फाइंड कर लेंगे। देखिए 2 आ जाएगा, 2 into 100 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा 200। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी जो है वो 200 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द टर्न रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर लेट्स से हमें गिवन है 1:20 कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। यहाँ मेन कीवर्ड है बैटरी, ठीक है जी। तो इसका आपने आंसर जो है वो क्या दे देना 0। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है डेट वर्क्स ओनली फॉर एसी। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको बोले ना, ट्रांसफार्मर जो है ये जैसे लेक्चर के स्टार्ट में बताया था वर्क्स ओनली फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ट्रांसफार्मर जस्ट वर्क्स ओनली फॉर एसी करंट। जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बैटरी चूंकि डीसी करंट प्रोवाइड करती है तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द जो है वो सेकेंडरी कॉइल है वो क्या होगी 0। तो ट्रांसफार्मर जो है उसके लिए आउटपुट ही नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा तो हम उसका आंसर 0 करते हैं। इसी तरह से बेटा क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको जो है वो लेट्स से कि आपको ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूला यूज करना पड़े। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपसे कहा जाए कि इफ टर्न रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर is given by let's say कि आपको बता दिया उसने कि 1:20, ठीक है जी, एंड इफ करंट जो है अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल is let's say 10 ampere, then find the voltage across the load resistance of let's say उसकी लोड रेजिस्टेंस ना 1 ओम रख लेते हैं या 10 ओम लेट से कर लें, ठीक है जी। ये हमें फाइंड करना। अब देखें इनडायरेक्टली जो है वो हमें यहाँ पर 2 फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। पहले तो देखें हमें जो है वो चूंकि लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, सो वो हमारे पास जो है फॉर्मूला है VS इज इक्वल टू हमें पता है IS इंटू R, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस जो गिवन होगी, ठीक है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस हमें गिवन है लेकिन हमें IS नहीं पता, हमें जो है वो प्राइमरी करंट गिवन है, IP हमें गिवन है और साथ हमें जो है वो टर्न रेशियो यानी NS/NP गिवन है। तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूला यूज हो जाएगा। मतलब पहले आप जो है वो हमें IS को सॉल्व करना है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है NS/NP इज इक्वल टू IP/IS। तो NS/NP जो है वो हमें क्या गिवन है टर्न रेशियो 120। तो 1/20 इज इक्वल टू IP जो है वो भी गिवन है कितना है 10। हमें IS जो है फाइंड करना है। तो देखो IS जो है यहाँ से वो किसके इक्वल हो जाएगा 200 एम्पियर। IS जो है वो 200 एम्पियर हो जाएगा। देखिए कैसे, चूंकि IS इधर आ जाएगा 20 पर जाकर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो वोल्टेज अक्रॉस जो कि हमें ये फाइंड करनी थी अक्रॉस था IS हमारे पास 200 है, रेजिस्टेंस जो है वो 10 है, तो आंसर जो है वो 2000 एम्पियर जो है वो इसमें सॉरी वोल्ट, आंसर जो है वो 2000 वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूला यूज करना पड़ेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो है वो करंट दे के वोल्टेज पूछी होती है कि वोल्टेज दे के करंट पूछा होता है, सो आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ट्रांसफार्मर कैन ओनली स्टेप अप स्टेप डाउन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करता। सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें
तो जस्ट फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर इनपुट जो है दैट कैन बी इक्वल टू पावर आउटपुट। ठीक है जी। सो अब पावर जो है उसको हम कहते हैं वी आई, तो यहाँ पर इसीलिए हम आई पी वी पी इज इक्वल टू कहते थे आई एस वी एस। ठीक है जी। सो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर, तो पावर जो है वो लेवल को इंक्रीज नहीं करता, पावर कांस्टेंट रहती है। इन अदर वर्ड्स जो है हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको पावर। तो अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है तो करंट डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी। इसी तरह से वोल्टेज अगर आप ड्रॉप करते हो तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है तो ये टर्न रेशियो 1:20 है, इट मीन ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो लोग उसका करंट पहले 10 था, 10 से बढ़ के कितना होगा 200। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो करंट जो है वो अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। सो अब देखें अगर वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी हमारे पास 2000 वोल्ट आ रही है, अगर आप इसी को यहाँ जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर प्राइमरी के क्रॉस जो है वो कम आएगा, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अच्छा सॉरी ज़्यादा आएगा क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं आइडियल, जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली जो हमारे पास प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकली जो ट्रांसफार्मर होते हैं तो ज़ाहिर है उसमें आउटपुट जो है वो हमेशा इनपुट से कम ही होती है। आउटपुट जो है वो इनपुट से हमेशा कम ही होगी प्रैक्टिकली, क्योंकि उसमें पावर लॉस आ जाता है। और लॉस में जो है वो क्या क्या है, जैसे एडी करंट्स हैं। ठीक है जी। और उसमें हमारे पास जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस है। इन लॉसेस की वजह से आउटपुट जो है वो इनपुट से हमेशा कम होगी। अब जो बेटा पावर लॉस जो ट्रांसफार्मर में हो रही होती है उसकी दो रीजंस हैं, मेन रीजन जो है वो कौन कौन सी है, एक एडी करंट्स और दूसरा हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। ठीक है जी। चैप्टर 17 में आपने इसको पढ़ा होगा, पार्ट 2 में हिस्टैरिसीस क्या होता है, लॉस जो है। अच्छा अब इसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस किस वजह से होता है, ये ड्यू टू हम कहते हैं जी मैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द मटीरियल, द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है जी। अच्छा अब देखो यही वजह है कि हम लॉस जो है उसको कम से कम रखने के लिए हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो हम आयरन कोर यूज करते हैं। आयरन कोर यूज करने से क्या होता है कि वो जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो ट्रांसफार्मर में कम से कम हो जाता है, क्योंकि आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसका हिस्टैरिसीस लूप एरिया कम बनता है एज कम्पेयर टू स्टील एंड अदर जो है वो मटीरियल्स। सो इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इस वजह से जो है वो हम आयरन कोर आमतौर पर प्रेफर करते हैं। सो क्योंकि ये जो फ्लक्स लिंकेज है, आप देखें कि प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल जो है फ्लक्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कोर मटेरियल होगा वो भी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहेगा ओवर अ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन कोर हम यूज करते हैं। एडी करंट जो है ये भी जैसे हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ी थी, तो कॉइल जो है ज़ाहिर उसमें चेंजिंग करंट उसमें भी इंड्यूस जो है वो करंट प्रोड्यूस कर देगा। तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कोर, जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कोर जो है उसकी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एडी करंट प्रोड्यूस होता है। और एडी करंट से सेटअप इन अ डायरेक्शन जो है वो अगर आप देखें तो कोर जो है उसमें परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें करंट जो है वो जनरेट हो जाते हैं। क्यों? चूंकि देखें जो प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल फ्लक्स लिंकेज है और इसमें जो है वो ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल जो है उसमें उस वजह से जो है वो करंट जनरेट हो जाता है। अब ये करंट जो है वो ज़्यादा कोर के थ्रू जो है वो कोर में से मूव कर रहा होता है, तो ये इट कैन इफेक्ट द करंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल जो है। तो इसलिए जो है इसको आमतौर पर जब हम क्या यूज़ करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड कोर का यूज़ किया जाता है।
सो अगर हम जो है वो कोर जो है उसको लैमिनेट कर दें तो सिग्निफिकेंटली जो है वो एडी करंट्स जो है वो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन जी, इसमें हम कहते हैं जी एफिशिएंसी जो है वो ट्रांसफार्मर की अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आउटपुट डिवाइडेड बाय हम क्या कहते हैं इनपुट मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100%। तो आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। सो वेन एवर वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। आइडियल केस में जो है वो इसकी हम एफिशिएंसी कह सकते हैं 100% है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो इनकी एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती। तो आमतौर पर जो है वो कहता है कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है इनकी जो एफिशिएंसी है वो हम 95% तक जो है वो अचीव कर सकते हैं अगर हम जो है वो आज के जदीद दौर में अगर लिमिटेशंस अप्लाई करें, हिस्टैरिसीस लॉस को कम से कम रखें, एडी करंट्स को जो है वो रिड्यूस कर लें, लैमिनेटेड कोर जो है प्रॉपर लैमिनेटेड कोर यूज़ करें, तो प्रैक्टिकली जो है वो अप टू 95% जो है वो एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज। सो प्रैक्टिकली जो है वो हम 95% जो है प्रैक्टिकली जो है वो वी कैन अचीव जो है वो एफिशिएंसी जो है वी कैन अचीव अगर हम प्रॉपर जो है वो प्रिकॉशंस का ख्याल रखें, हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम रखें, एडी करंट्स को कंट्रोल कर लें, तो अप्रॉक्सीमेटली 95% जो है वो हम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की ले सकते हैं। ओके, अब हम विल टॉक अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे सिलेबस में जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जो है वो चैप्टर 16 का इंक्लूड है, तो उसको हमें डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कहता है कि क्या होता है कि करंट जो है whose मैग्नीट्यूड जो है whose मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूसली, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होता है, एंड डायरेक्शन जो है उसकी पीरियोडिकली वेरी करती है, वेरी पीरियोडिकली। इसको हम कहते हैं जी कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में अगर देखें तो हम कहते हैं कि जो उसका जो है ना अगर हम देखें उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होता है, जीरो से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम से जीरो हुआ, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली वेरी कर रही है। मतलब अगर जीरो से लेकर t/2 जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो नेक्स्ट जो है वो t/2 से लेकर t तक उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो करंट विच विल कीप ऑन रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको भी हम क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो प्रॉपर जो है उसको हम कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होता है, जबकि डायरेक्शन पीरियोडिकली वेरी कर रही होती है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोल देते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों प्रीफर करते हैं? बिकॉज हम डायरेक्ट करंट जो है उसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें जो है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन वी प्रीफर जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हम प्रीफर करेंगे। डायरेक्ट करंट कभी भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो अल्टरनेटिंग करंट में पावर लॉस कम होता है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास चूँकि पावर है VI, तो आप क्या करते हो कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर लेते हैं, वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे, करंट को ड्रॉप कर लेंगे, करंट बहुत कम हो जाएगा, तो इससे हीटिंग इफेक्ट यानी पावर लॉस सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट ही होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है I²RT। सो देखें, अगर हम जो है वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना चाहें, जो मेन पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें कॉपर वायर्स या गोल्ड वायर्स लगानी पड़ेंगी, तो उन ज़ाहिर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम आमतौर पर देखा होगा कि जो मेन ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें आमतौर पर सिल्वर यूज़ होता है। सो उसमें जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस हीट्स के प्रोड्यूस के फॉर्मूले I² है, यहाँ पर करंट के ऊपर स्क्वेयर है। इसका मतलब अगर हम करंट को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम सिग्निफिकेंटली जो है वो हीट यानी पावर लॉस से बच सकते हैं। तो मेन ट्रांसमिशन लाइंस में क्या करते हैं
कि वहाँ ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं, करंट बहुत डाउन हो जाता है, करंट कम होने से हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो मेन ट्रांसमिशन लाइंस में आपने देखा होगा कि उसमें जो है वो मेन जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, मेन ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उसमें अगर देखें तो वोल्टेज जो है वो आपकी 10 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट तक हो सकती है, जो मेन ट्रांसमिशन लाइंस हैं। जो ही वो आपके शहर के जो है वो सिटी में एंटर होती हैं, यानी ग्रिड स्टेशन में, सिटी में आगे जो ग्रिड स्टेशन बने होते हैं वहां पर जो एंटर होती हैं, तो वहां पर जो है उसकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती है डिफरेंट जो है वो एरिया वाइज। तो एरिया वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहां पर जो है वो फिर क्या यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। फिर आगे जो है वो आपके जब घर के कॉर्नर पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो उसका पर्पस क्या होता है कि उसके पास जो वोल्टेज आ रही है, आप देखें ग्रिड स्टेशन से उसने और उसको पहले 10 केवी से लेकर 20 किलो वोल्ट तक होती है वोल्टेज। जब ग्रिड स्टेशन के पास पहुंचती है तो उसको वो फिर और रिड्यूस करके उसकी वैल्यू, सेफ वैल्यू, वो ट्रांसमिशन आगे कर देते हैं। और जो बाहर जो है वो हमारे घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो उसको सेफ वैल्यू यानी 220 वोल्ट करके आगे जो है वो घर को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। सो इस हम चूंकि यहाँ पर देखें इसकी ट्रांसमिशन में अगर गौर करें तो हम चूंकि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं उसकी वोल्टेज को, और उसको कंट्रोल करके हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हीटिंग इफेक्ट जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो लेकिन जो डायरेक्ट करंट है चूंकि उसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा होता है और उसमें जो है वो हीटिंग लॉस जो है वो ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन जो है उसमें डीसी करंट जो है उसको यूज़ नहीं करते। इसलिए वर्ल्ड वाइड जो है वो कौन सा करंट यूज़ होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो यूज़ होता है, और दैट इज़ ईजी टू जो है वो ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग रेंज। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास जो पाकिस्तान है उसमें जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट जो है वो मल्टीपल चॉइस अक्सर जो है वो पूछा जाता है। इन पाकिस्तान जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर जो यूज़ हो रही है ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो वो कितनी है जी, वो है 50 हर्ट्ज। अच्छा, और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारे पास इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो हाँ, एक और चीज़, इसका जो मेन सोर्स है ऑल्टरनेटिंग करंट का, मेन सोर्स ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, एसी जनरेटर जिसको हम बोल रहे हो। ठीक है जी, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जिसको हम एसी जनरेटर जो है वो आमतौर पर कह देते हैं, इसका मेन सोर्स होता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें कि जो मेन सोर्स है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जैसे हम ना टरबाइन जो है वो उसको वाटरफॉल से जो है वो रोटेट करवा के उससे इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो है हम इंड्यूस करंट ही यूज कर रहे होते हैं ना ये, तो वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ही आएगा। चाहे वो टरबाइन आप किसी मैकेनिकल वे से उसको रोटेट करवा लें या वाटरफॉल से करवा लें, जैसे हमारे घरों में पड़े हुए जनरेटर जो हैं उसमें आप जो है वो डीजल या पेट्रोल यूज करते हैं, तो मोटर उसमें लगी होती है, वो मोटर रोटेट करती है तो कॉइल को रोटेट करवाती है, तो वहां से इंड्यूस ईएमएफ आप जनरेट कर लेते हो। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है। कहते हैं जी कि द ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, करंट reverses its direction कितनी दफा भाई, वंस इन अ साइकिल, एक साइकिल में एक दफा ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो है। अब देखिए कि कौन सा फेज है, कौन सा पॉइंट है जब उसने डायरेक्शन रिवर्स करनी है, इस पॉइंट पे जिसको हम कहते हैं कि ये t/2 है, या इसको हम कह देते हैं फेज उस वक्त होता है पाई। तो इस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन जो है वो वंस इन अ साइकिल जो है उसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करना होता है, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन पीक वैल्यू जो है वो कितनी आती है, वो 2 टाइम्स आती है यहाँ पर, बट पीक जो है वैल्यू वो एक साइकिल में कितनी दफा आती है, वो 2 टाइम्स आती है। ठीक है, जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ा करते थे कि एक साइकिल में जो बल्ब है अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस को कितने टाइम पहुंचता है, तो हम कहते हैं वो ट्वाइस। क्यों? क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, एक नेगेटिव मैक्सिमम होता है। ठीक है जी। इसी तरह से
आपको जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी जो इक्वेशन है वो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस जो है करंट की जो इक्वेशन है वो आई इज इक्वल टू, हम कहते हैं आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होती है, या इसको हम कह लेते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट साइन, इसको हम कह देते हैं 2 पाई ओवर टी इंटू टी। ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, और इसी को जो है वो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को आई नॉट साइन जो है इसको हम 2 पाई एफ टी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है अगर हमारे पास जो है वो लेट्स है कि हमारे पास एक रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर के क्रॉस आपने एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक सोर्स प्लेस किया हुआ है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स प्लेस किया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है वो लेट्स से कि इसमें ना दो डायग्राम्स एट द सेम टाइम हम बनाएंगे, ठीक है जी। तो उसमें मतलब ये है कि उसमें जो करंट है वो ऑसिलेट कर रहा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटिंग। कैसे? आप देखें, ये जो है वो अगर लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त इंटरवल है 0 से लेकर t/2, सो लेट्स से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अब इसमें जो करंट है वो लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगले ही हाफ में t/2 से लेकर t तक जो है अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि हमारे पास हम कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट है 0, इसको हम कह रहे हैं t/2, इसको हम कह रहे हैं t/4 वट एवर। तो अब देखें कि यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर t/2 तक जो है अगर उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी तो t/2 से लेकर t तक क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है अक्रॉस दी ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हो तो उसमें जो करंट है वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करने का मतलब है कि अगर लेट्स से हमारे पास जो पाकिस्तान में सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है, सो अब जब हम कोई बल्ब जो है वो हम उसके क्रॉस लगाते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। अब देखें कि 50 हर्ट्ज है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसका मतलब है कि वो 100 टाइम्स ब्लिंक कर जाता है। क्यों? आप देखें ना यहाँ डायरेक्शन भी रिवर्स होनी है, तो एक दफा पॉजिटिव हाफ एक दफा नेगेटिव हाफ, तो 2 टाइम्स, तो वो जो बल्ब है वो 1 सेकंड में 100 टाइम्स जो है वो ब्लिंक कर जाता है। इट मीन्स डैट कि वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती है ब्लिंकिंग कि हमें वो टाइम इंटरवल जो है वो नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमें वो जो बल्ब है वो मुसलसल ग्लो करता हुआ नज़र आ रहा होता है। सो इसमें जो है वो इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो ऑसिलेटिंग करंट होता है। नेक्स्ट जो है वो सिमिलरली यहाँ से जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट्स से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं यहाँ बच्चों के। आई नॉट जो है ये आपकी कौन सी वैल्यू है? ये पीक वैल्यू है। आई इंस्टेंटेनियस जो है ये आपकी कौन सी, इसको हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ आई नॉट जो है वो कौन सा है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। पहले इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लें फिर आगे चलते हैं। यहाँ जो आई नॉट है इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट रीच इन अ साइकिल जो है उसको हम कहते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। फिर एक वैल्यू होती है जिसको हम पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं, 2I0 या 2V0 जो है उसको हम कहते हैं जी कि पीक टू पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है जी, पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। तो सम ऑफ नेगेटिव प्लस पॉजिटिव पीक जो है उसको हम पीक टू पीक वैल्यू कह देते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसके बाद जो है एक और टर्म है जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है। वो क्या है जी? कहते हैं कि हमारे पास जो है द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ओवर अ साइकिल जो है वो क्या होती है? इज 0। दैट इज कि जितना उसमें पॉजिटिव पीक है उतनी ही उसमें क्या है? नेगेटिव पीक है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी एवरेज लेंगे तो आई एवरेज जो है वो आपका आई नॉट प्लस माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो वो तो आ जाएगा 0। जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात यहाँ नोट करनी है आपने कि अगर हम कोई डीसी एमीटर जो है, डायरेक्ट करंट वाला एमीटर जो है, डीसी एमीटर, उसको ऑल्टरनेटिंग सर्किट में अगर यूज करेंगे तो वो हमें 0 वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि वो एवरेज वैल्यू निकाल के देगा, तो वो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन चूंकि पावर डिलीवर तो 0 नहीं है ना, चूंकि जब पावर के लिए आप इसको यूज करते हो तो पी आई स्क्वायर आर होता है, तो आई स्क्वायर नेगेटिव को भी स्क्वायर क्या कर देता है? 0 कर देता है। इसका मतलब है बट पावर डिलीवर तो 0 नहीं है ना,
आई स्क्वायर आर जब आप करोगे तो पावर अगर डिलीवर 0 नहीं है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए फिर हम आई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करते हैं। रूट मीन स्क्वायर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है हमें जो है वो यहाँ पर मीन लेने के लिए कम से कम 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, और यहाँ पर जो है रूट का मतलब स्क्वायर रूट आपने लेना है। तो लेट्स से जी यहाँ पर एक वैल्यू आपने ले ली 0 और दूसरी वैल्यू इसकी आपने क्या ले ली आई नॉट, तो दूसरी वैल्यू आई नॉट ले ली, ठीक है। अच्छा, अब आई नॉट का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, अब आई नॉट का स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इसी तरह से जो है वो ये नेगेटिव है, इसका माइनस आई नॉट का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। सो इट मीन्स के यहाँ पर ये आपके पास कवर। सो देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये आपके पास जो है वो आई नॉट स्क्वायर आ गया। तो अब आप जो है वो अब देखो मीन अगर लेना है आपने, एवरेज लेना है तो आई एवरेज जो है वो स्क्वायर, अब जो है वो आंसर 0 नहीं आएगा क्योंकि वो आई नॉट स्क्वायर प्लस माइनस आई नॉट स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर जो है ये आ गया। लेकिन हमें एवरेज करंट चाहिए, एवरेज को स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जब आप दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो अब देखें कि आपके पास जो है वो यहाँ पर ये आंसर आएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो इसके बाद आप अगर एवरेज ले रहे हो आप इसका, तो अब आपका आंसर जो है वो यहाँ से क्या बनेगा, इसको चूंकि एवरेज का जब स्क्वायर ले लेते हो, सॉरी यहाँ पे मीन स्क्वायर आना था, आई नॉट स्क्वायर प्लस दूसरा था 0 का स्क्वायर, हाँ जी 0 का स्क्वायर ओवर 2, ठीक है जी। तो अब देखें कि आपने एवरेज लेना है ना करंट, तो उसका स्क्वायर ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो, अब इसको आपने मीन भी ले लिया, मीन के बाद आपने स्क्वायर रूट भी ले लिया, इसलिए रूट मीन स्क्वायर बन गया। तो इसको हम आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड ना बड़े क्वेश्चंस आते हैं रूट मीन स्क्वायर से रिलेटेड जो है, लेकिन उसको ना आपने एक चीज जो है वो मिस्टेक नहीं करनी। वो क्या, जरा देखें मिस्टेक क्या होती है। हमारे पास फॉर्मूला है आई आर एम एस का इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। इसको हम 1 बाई अंडर रूट 2 जो है उसको हम 0.707 भी लिख सकते हैं इनटू आई नॉट। इसी तरह से वी आर एम एस अगर कैलकुलेट करना आ जाए तो वो वी नॉट ओवर अंडर रूट 2 होता है, यानी 0.707 वी नॉट। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज देखें, इसका मतलब है जो आई आर एम एस है, जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट है ओवर अ साइकिल जो है वो टोटल वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट होती है, 70% होती है। तो अगर कोई पूछे आई आर एम एस की जो डेफिनेशन है प्रॉपर बताएं तो हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आई आर ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ साइकिल जो है, सो वो अप्रोक्सीमेटली टोटल करंट का 70% होती है। अच्छा, सम टाइम ना हमें आई नोट फाइंड करना आता है, तो आई नोट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। तो यहाँ पर जो है वो अंडर रूट 2 1.41 बनता है। तो आप ना अक्सर जो है वो गलती करेंगे, जब आपने देखना क्या है कि आपने देख लेना कि आई आर एम एस फाइंड करना है या आई नॉट फाइंड करना है, ठीक है जी। अगर मुझे वी नॉट यहाँ फाइंड करना हो तो वो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस हो जाएगा, और वी आर एम एस जो है वो आपके पास 1.41 अंडर रूट 2 आएगा। सो ये दो चीजें ना फैक्टर आपने यहाँ पर अच्छे से देख लेने। क्या, एक तो अगर जो है वो हमें आई आर एम एस या वी आर एम एस फाइंड करना हो तो पावर जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है आई नॉट के साथ वो 0.707 है, जबकि जब आप वी नॉट या आई नॉट फाइंड कर रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो जो फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1.41 है, ठीक है। तो 1.41 और 0.707 जो है इसका डायरेक्ट यूज जो है वो आपको आना चाहिए। लेट्स से यहाँ पर मुझे अगर आई नॉट की वैल्यू 10 गिवन हो तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.07 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर आई आर एम एस 10 गिवन हो और आई नॉट पूछा हो तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 14.1 आंसर आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। लेकिन यूज आपने इसका अच्छे से करना है। समटाइम्स होता है आई नॉट फाइंड करना होता है, so स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको 0.707 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज रॉन्ग। तो शॉर्टकट भी अगर यूज करें तो वाइजली यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं यूज करना चाहिए। ओके, इट्स ऑल अबाउट जो है वो यूनिट नंबर 11। इस वाले पोर्शन में हमने जो है वो डिस्कस किया है ट्रांसफार्मर को, और स्पेशली साथ जो है वो अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन को देखा है।
ये सारी चीज़ें रिवाइज कीजिएगा। आमतौर पर जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूनिट नंबर 11 है इसमें से जो क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल हैं, ज़्यादातर चांसेस है अगर न्यूमेरिकल आएगा तो फैराडेज लॉ और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा, और अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा या डायग्राम वाला आएगा तो वो ज़्यादा चांसेस हैं वो लेंजेज लॉ से रिलेटेड आएगा। इनको अच्छे से इन टॉपिक से रिवाइज किया जाएगा इस रिस्पेक्ट से कि न्यूमेरिकल आप ट्रांसफार्मर वाले और जो है वो फैराडेज लॉ के अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है वो तो कहीं से भी पिक हो सकता है, लेकिन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन है मोस्टली वो रिलेट करेंगे लेंजेज लॉ से रिलेटेड। मुझे इजाज़त दें बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।